हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द डेटा प्रोसेसिंग सीरीज। और आज हम सीखने वाले हैं कि हमारे डेटा के अंदर हम कैटेगरिकल वैल्यूज को किस तरह डील कर सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट सी द फ्लो पाथ ऑफ द लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर हम कैटेगरिकल वैल्यूज को एनकोड ही क्यों करते हैं, क्यों हम उनको ऐसे ही नहीं रहने दे सकते। देन वी आर गोइंग टू लर्न टू मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ एनकोडिंग। फर्स्ट इज वन हॉट एनकोडिंग एंड सेकंड वन इज लेबल एनकोडिंग। कब वन हॉट एनकोडिंग इस्तेमाल करनी है, कब लेबल एनकोडिंग इस्तेमाल करनी है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और बाद में हमने जो चीज सीखी है हम उसको पेंडास और scikit-learn के अंदर किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं वो भी सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's talk about our first question. Why do we even need to transform our categorical variable? Categorical data means कि अगर आपके डेटा सेट के अंदर कोई भी ऐसे डेटा है जो कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड, जैसे कि अभी हम जो डेटा सेट इंपोर्ट करने वाले हैं उसके अंदर हमें दो कैटेगरिकल वैल्यूज मिलेगी। जैसे कि पहला होगा कंट्री कॉलम जिसके अंदर 4 यूनिक कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई एंड यूएसए। तो ये एक कैटेगरिकल वैल्यूज हुई। सेकंड है हमारा परचेज के अंदर 2 यूनिक वैल्यूज है, यस और नो। तो इसे भी हम कैटेगरिकल वैल्यूज के अंदर डाल सकते हैं। एक बार हम जब डेटा सेट पूरा देखेंगे तब हमें अच्छे से समझ आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी इवन नीड टू ट्रांसफॉर्म। बेसिकली हमारे जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं उनको इम्प्लिसिटली डिजाइन किया गया होता है कि वो नंबर्स के साथ डील कर पाए। एंड इट इज ऑब्जर्व कि हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ ज्यादा एक्यूरेसी देते हैं एज कंपेयर टू कैटेगरिकल वैल्यूज। सो दैट्स व्हाई हम हमारे डेटा सेट के अंदर जितने भी कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं उन सबको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। नाउ अभी हमने ये तो सीख लिया, अभी कितने टाइप्स के होते हैं। सो उसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेबल एनकोडिंग को। सो नाउ से एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी ये डेटा सेट है जिसके अंदर ये कंट्री नाम का कॉलम है। इस कॉलम के अंदर 4 यूनिक वैल्यू है, यूएसए, कनाडा, दुबई और ऑस्ट्रेलिया, बाद में सारी रिपीट होती है। तो लेबल एनकोडिंग किस तरह होगी कि ये लेबल एनकोडिंग करता है ये कि सिंपली आपके डेटा सेट में जितनी भी कैटेगरिकल वैल्यूज होगी उनको वो एक इंटीजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अभी मान लो यूएसए पहली बार आया है तो इसको ये 0 दे देगा, ठीक है। फिर एक दूसरी यूनिक वैल्यू है कनाडा, सो उसको ये 1 से रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी एक यूनिक वैल्यू है दुबई, सो यहाँ पे सेकंड आ गया। चौथी एक यूनिक वैल्यू है ऑस्ट्रेलिया, सो यहाँ पे इसने एक और इंटीजर वैल्यू दे दी 3। तो यहाँ पे देखो 4 यूनिक वैल्यू थी तो 0, 1, 2 और 3 आ गई। अब क्या हो रहा है कि कनाडा रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे इसने पहले जो ऑलरेडी कनाडा को जो लेबल दिया होगा, जो भी इंटीजर वैल्यू दी होगी वही सिमिलरली यहाँ पे रिपीट होगी। सो ऑन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ये सब के लिए, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया। सो यहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट एक्चुअली अगर हम इस टाइप के डेटा सेट के अंदर हम लेबल एनकोडिंग इंप्लीमेंट करते तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, इनफैक्ट हम प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। भाई ऐसा क्यों? तो भाई लेबल एनकोडिंग हमारे कैटेगरिकल वैल्यूज को एज एन इंटीजर में ट्रांसफर करता है, पर वो एज एन इंक्रीमेंट फॉर्म होते हैं, जैसे 0, 1, 2 और 3। अभी ऐसे अगर डेटा आप अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को दोगे तो वो क्या समझेगा कि देखो 3 इज मोर पावरफुल देन 1। इट मीन्स दैट ऑस्ट्रेलिया इज मोर पावरफुल देन कनाडा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोई कोरिलेशन है हमारे डेटा सेट के अंदर? नहीं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये लेबल एनकोडिंग को हम कहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मानो कि अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल हो, जैसे कि यहाँ पे सेफ्टी लेवल है, देखो यहाँ पे सबसे पहले लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है कि भाई लो के बाद आता है मीडियम, मीडियम के बाद आता है हाई और हाई के बाद आता है वेरी हाई। सो अगर इसके ऊपर अगर हम लेबल एनकोडिंग अप्लाई करते हैं देन दैट इज परफेक्टली फाइन। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 आ गया और इट मीन्स कि 3 इज मोर पावरफुल देन 1 ऑन यस, वेरी हाई इज मोर पावरफुल देन मीडियम। सो यहाँ पे ये दो कोरिलेशन मैच करते हैं दोनों साइड के। सो अगर आपके पास इस टाइप का अगर डेटा सेट हो तो आप लेबल एनकोडिंग इस्तेमाल कर सकते हो। बट ऐसे डेटा सेट के अंदर अगर आप लेबल एनकोडिंग इस्तेमाल करोगे तो आप एक रॉन्ग कोरिलेशन अपने डेटा सेट के अंदर इंप्लीमेंट करवा रहे हो और शायद इससे आपका एल्गोरिथम आपको और भी गलत रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। तो भाई सॉल्यूशन क्या है? ये पहले टाइप की लेबल एनकोडिंग तो पढ़ी, पर ये तो यहाँ पे इंप्लीमेंट होते नहीं है। सो इस जो प्रॉब्लम लेबल एनकोडिंग की मदद से होती है हमको, इसको ओवरकम करने के लिए एक और एनकोडिंग है जो स्पेसिफिकली ऐसे वेरिएबल्स के लिए बनी हुई है जिनके अंदर कोई कोरिलेशन नहीं होता है, जिसे हम बोलते हैं वन हॉट एनकोडिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज वन हॉट एनकोडिंग। सो सी ये एक वन हॉट एनकोडिंग है और किस तरह होती है सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। मानो कि अभी आपके पास ये कंट्री डेटा सेट के अंदर हमें पता है 4 यूनिक वैल्यू है, ठीक है। तो ये डेटा सेट की इस वन हॉट एनकोडिंग के अंदर आपके कॉलम के अंदर जितनी भी यूनिक वैल्यूज होगी उतने यहाँ पे वो कॉलम्स बनाएगा। सी तो हमें पता है 4 यूनिक वैल्यूज है तो इसने क्या किया, 4 कॉलम्स बनाए। ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बराबर। अभी आपको ये, ठीक है, अभी ये मत सोचो कि भाई पहला ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, ये सारी चीजें मैं बात कर, अभी आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, अभी 4 कॉलम्स यहाँ पे बन चुके हैं,
राइट ओके। अभी इसने यहाँ पे नाम कैसे दे दिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा दुबई, पहले हमें कैसे पता चलेगा कि भाई पहला कनाडा आएगा, हमारे यहाँ पे तो पहला कनाडा है, तो यहाँ पे कनाडा क्यों नहीं आया? तो देखो ये वन हॉट एनकोडिंग के अंदर ये कॉलम्स के नाम अल्फाबेटिकली सॉर्टेड वैल्यूज में देता है। इट मीन्स कि आपके स्ट्रिंग के अंदर पहला क्या आता है, तो भाई पहला ए है, AUSTRA ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली तो यहाँ पे पहला ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा और कनाडा के बाद दुबई और लास्ट में USA। ठीक है, इसको इन शॉर्ट ही अल्फाबेटिकली शॉर्ट ऑर्डर में आपके सारी यूनिक वैल्यूज को इस तरह स्टोर करेगा। ओके, सो नाउ इट इज फाइन। अब क्या करना है, अभी तो सिंपल चीज हो गई। अभी मानो कि कनाडा पहले एंट्री है कनाडा, अभी जहां पे कनाडा के कॉलम के अंदर 1 आएगा और बाकी सारे कॉलम्स के अंदर 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे कनाडा है तो कनाडा पे 1 आ गया, बाकी सारे कॉलम्स के अंदर 0 आ गया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया 1, बाकी सारे कॉलम 0। सिमिलरली दुबई, तो दुबई के अंदर 1 आएगा और बाकी 3 कॉलम्स के अंदर 0। USA, सो सिमिलरली यहाँ पे 1 आएगा और बाकी 3 कॉलम्स में 0। तो ये सिंपली एक टाइप के कोड यहाँ पे बन जाते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का देखो 1000, ये 1000 नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा है, इट इज 1000, राइट, लाइक 1000। कनाडा का 0100 है, दुबई का 0010, USA का 001। ठीक है, ओके। तो हमें ये तो पता चल चुका कि भाई ये इस तरह की सबको स्प्लिट कर देता है, पर इससे ये काम किस तरह करेगा? ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा भाई ये एक्चुअली, यहाँ हमने पूरा बॉक्स तो बना दिया, पर ये एग्जीक्यूट किस तरह होगा? ठीक है, ये पहचानेगा कैसे कि भाई ये दुबई है और ये है? तो उसके लिए मैं एक आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आपको ये आना जरूरी नहीं है और आपको इन सब में पढ़ना भी नहीं है। जो मैं आपको सिखाता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। जैसे कि मानो ये हमारा एक डेटा सेट है, ऑलराइट। यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने लेबल एनकोडिंग अप्लाई कर ली। अब जब हम लेबल एनकोडिंग अप्लाई करेंगे ना, तो इस वाले फिर कॉलम का हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कैटेगरिकल वैल्यू है। हमने इसको क्या कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये एक कॉलम की जगह पे हमने 4 कॉलम्स बना दिए। सो अभी हमें इस 4 कॉलम से ही डील करना है, इसको यहाँ पे हमें नहीं रखना है। सो वेट अ मिनट। सो फाइनली इस तरह का मानो हमारा ये डेटा सेट है, हम इसी टाइप के डेटा सेट को डील करने वाले हैं। तो पहला क्या है, अभी ये जो डेटा सेट है उसके अंदर कैसा है कि भाई दुबई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाकी सारे 0 हो जाएगा और दुबई 1 होगा। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 6.7 ईयर का इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है। इसने एक आइटम को परचेस किया, कोई भी आइटम किसी कंपनी की हो, और इस डेटा सेट की मदद से हम सैलरी प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपको इसमें अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझो कि भाई इन सब से हम कुछ सैलरी प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। ओके, और जब भी हम अपना एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, जब भी हम मल्टीपल रिग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो वो हमें अल्टीमेटली इन सब के आगे एक कोफिशिएंट देगा। ठीक है, इन कोफिशिएंट्स के अंदर जो वैल्यूज होगी वो हमें हमारा एल्गोरिथम खुद कैलकुलेट करके देगा, उसके लिए हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। और हमारा फाइनली मल्टीपल रिग्रेशन का इक्वेशन कैसे बनेगा, तो जैसे कि मानो ये x0 एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी देखो x1 इज फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो ये कोफिशिएंट x1 और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या आएगा, जो हमारे डेटा सेट के अंदर हमें वैल्यू डालनी होगी वो। तो यहाँ पे अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिमिलरली 0 है, तो वो सारी वैल्यू डालेंगे। पहले एक बार इक्वेशन देख लेते हैं। सिमिलरली x2 कनाडा, x3 इंटू दुबई, x4 इंटू USA, x5 इंटू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड x6 इंटू परचेस। ठीक है, मेक श्योर कि ये x वाली वैल्यूज हमें नहीं डालनी है, हमें जो व्हाइट कलर में लिखी हुई है वही वैल्यूज जो यहाँ पे थी वो डालनी है, और ये x वाली वैल्यूज सारी हमें हमारा एल्गोरिथम खुद कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, अभी हम हमारी वैल्यूज डाल देते हैं। सो यहाँ पे देखो, मानो कि कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करके दिया इसने 3.54 होके डाल दिया। अभी x1 के अंदर जो भी वैल्यू हो, हमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू का 0 तो हमने डाल दी। सिमिलरली कनाडा की 0 डाल दी। सिमिलरली दुबई की यहाँ पे 1 डाल दिया हमने। सिमिलरली USA की यहाँ पे 0 डाल दी। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमने 6.7 डाल दिया और परचेस हमने 1 डाल दिया। अभी हम यहाँ पे सैलरी कितनी आएगी उसमें हमें इंटरेस्टेड नहीं है, बट इंटरेस्टेड हम ये है कि ये जो हमने यहाँ पे मेथड अप्लाई की, इससे हमारा जो इक्वेशन था वो कितना सॉर्टेड हो चुका। अभी मानो कि हमारे इस डेटा सेट के अंदर दुबई का नाम था। ठीक है, यहाँ पे मानो ये वाली वैल्यू थी, सिमिलरली मान लो, ठीक है, कि दुबई था हमारे कंट्री के अंदर। अभी हमने इसको इसमें अप्लाई किया, तो इससे हमारे एक फायदा ये हुआ कि देखो कि जितने भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और USA वाले कॉलम थे, उनमें देखो कि उनके कोफिशिएंट के साथ 0 मल्टीप्लाई हो चुका है। तो इट मीन्स कि वो तो 0 हो जाएंगे, तो हमें उनको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो बाद में हमारा जो इक्वेशन होगा वो कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3.54 प्लस 1 इंटू दुबई प्लस 6.7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड परचेस्ड 1। और राइट, और ये जो व्हाइट कलर के अंदर लिखी हुई है, यहाँ पे देखो मैंने क्या कि x1 की जगह पे मैंने यहाँ पे दुबई और वो सारे नाम्स लिख दिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो वैल्यूज होगी वो हमें हमारा एल्गोरिथम खुद कैलकुलेट करके देगा। तो सिंपली हमारी सारी जो कैटेगरिकल वैल्यूज थी वो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट होके एकदम सिंपल फॉर्म में हमें सैलरी मिल चुकी। तो सो वन हॉट एनकोडिंग से फायदा ये हुआ कि बाकी जो भी वेरिएबल्स थे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो ऑलरेडी 0 थे, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए ही नहीं उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 0 बन चुके। जो
वैल्यू होगी वही 1 रहेगी। सिमिलरली अगर यूएसए 1 होगा तो यूएसए ही रहेगा, बाकी सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ दिस वर्क, राइट। सो दिस इज हाउ दिस वन हॉट एनकोडिंग वर्क। और एक दूसरी चीज कि आप लेबल एनकोडिंग को तब भी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके अंदर कोई भी कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यू सिर्फ 2। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी देखो हमारा जो ये परचेज कॉलम होगा उसके अंदर 2 यूनिक वैल्यू होगी, यस और नो। अभी जब ये 2 ही यूनिक वैल्यू होगी तो उसमें एक होगी 0 और एक होगी 1। तो जो चीज हमने यहाँ पे वन हॉट एनकोडिंग में एक्सपीरियंस की थी कि 0 की मदद से क्या होता है, वो वेरिएबल डिस्कार्ड हो जाता है। सो वो चीज यहाँ पे लेबल एनकोडिंग में इंप्लीमेंट हो जाएगी अगर सिर्फ 2 वेरिएबल हो गए तब, ठीक है। सो ऐसा एग्जांपल होता है यहाँ पे देखो परचेस्ड 1, इट मींस कि यहाँ पे किसी ने इसको बाय किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो 1 इंटू परचेस्ड होगा। बट सिमिलरली अगर यहाँ पे 0 होगा तो ये परचेस वाला कॉलम ही हट जाएगा, इट मींस कि किसी ने परचेस नहीं किया। तो वो परचेस का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे सैलरी के अंदर उसका रोल ही नहीं प्ले करेगा। अगर आपके उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर सिर्फ 2 ही यूनिक वैल्यूज हो तब आप लेबल एनकोडिंग को इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर मल्टीपल यूनिक वैल्यूज हो तो उसके अंदर एक कोरिलेशन होना जरूरी है, ठीक है। अगर मल्टीपल वैल्यूज है, मल्टीपल यूनिक वैल्यूज है और कोरिलेशन नहीं है तो आपको वन हॉट एनकोडिंग इस्तेमाल करना है। इतना क्लियर हो गया? अगर आपको इतना समझ आ गया, दैट्स ऑल यूनिट, राइट। अभी चलिए इसको कोड करके देखते हैं। बट बिफोर दैट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल ड्राइव की लिंक दी है, उसके अंदर आपको डीलिंग विद कैटेगरिकल वैल्यूज वाला फोल्डर मिल जाएगा और उसके अंदर दोनों प्रैक्टिस और सॉल्यूशन IPython नोटबुक्स आपको मिल जाएगी। इसको आप चाहो तो अपने जुपिटर नोटबुक या फिर मेरी तरह आप गूगल कोलैब के अंदर इंपोर्ट करके इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको हमारा डेटा सेट भी मिल जाएगा और शायद यहाँ पे एक PD और यहाँ पे मैं थियरी PPT भी ऐड कर दूंगा। सो मेक श्योर कि आप इसको डाउनलोड कर दे ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सके। एंड नाउ अभी मैं गूगल कोलैब के अंदर हूँ और यहाँ पे मैंने अपना डेटा सेट अपलोड कर दिया। सो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। सबसे पहले मैं लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होगा, इस डेटा सेट के वेरिएबल के अंदर लोड करना होगा और फिर सो लेट्स सी एक बार अपने डेटा सेट को देखते हैं। यहाँ पे देखो पहला कॉलम है कंट्री का, यहाँ पे हमें 4 यूनिक वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। सो ये सिमिलरली यहाँ पे अप टू कहाँ तक, ओके यहाँ पे 29 रोज है, ठीक है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कोई पर्सन की सैलरी कितनी होगी वो है, और सिमिलरली यहाँ पे उसके पर्टिकुलर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं और उसने हमारे किसी आइटम को परचेस किया या नहीं किया उसके लिए ये डेटा है। हमें यहाँ पे 2 चीज़ करनी है, पहला हमें कंट्री वाले कॉलम को डील करना है, उसके लिए हम वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई करेंगे और सिमिलरली परचेस्ड वाले कॉलम के लिए हम लेबल एनकोडिंग अप्लाई करेंगे। सो दिस इज अवर डेटा सेट और अभी देखते हैं कि हम पैंडास की मदद से अपने इस कंट्री वाले कॉलम को किस तरह डील कर सकते हैं। सो सिंपल, अगर पांडास में आपको वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई करना हो तो बहुत ही सिंपल है। तो उसके लिए एक मेथड है डॉट गेट डमीज। एक बार हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम अपनी इस एनकोडिंग की वैल्यूज को रखेंगे। उसके लिए एक सिंपली हम कंट्री वाले कॉलम को डील करें, इसलिए कंट्री डमी का मैंने वेरिएबल बनाया और PD हमने यहाँ पे पैंडास को डॉट PD से यहाँ पे इंपोर्ट किया। सो PD डॉट गेट डमीज, ठीक है, ये एक मेथड है और इस मेथड के अंदर आपको जिस भी कॉलम के डमी वेरिएबल चाहिए, डमी वेरिएबल्स इट मीन कि जो हमने वन हॉट एनकोडिंग में देखा वो, ठीक है, जैसे कि 001 100 ये सारे डमी वेरिएबल्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मुझे कौन से चाहिए, मेरे इस डेटा सेट के कंट्री के कॉलम को चाहिए, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेटा सेट कंट्री, ऑलराइट। और हम इस कंट्री कॉलम को देख लेते हैं, सॉरी कंट्री डमी इस वेरिएबल को देख लेते हैं। इसके अंदर एक डेटा फ्रेम आ जाएगी, लेट्स सी ये सेम एक डेटा फ्रेम है जो हमने वन हॉट एनकोडिंग के अंदर देखी थी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देखो 1000 है, कनाडा 0100, दुबई 0010 एंड सिमिलरली USA 0001, ठीक है। तो हमने ये वन हॉट एनकोडिंग की मदद से इस पूरी डेटा फ्रेम को ले लिया। अभी हमारा काम क्या है कि अभी हम इसको हमारे ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर लिंक करें। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले हम इसको कंकाइंट कर देते हैं इसके अंदर और इसको हम सीधा ओरिजिनल अपने डेटा सेट के अंदर ही सेव करते हैं, इसलिए मैं सीधा डेटा सेट ही लिख रहा हूँ। और उसके लिए पेंडास के अंदर एक मेथड है कंगेट, और 2 हम डेटा फ्रेम कंकेट करना चाहते हैं। पहली कौन सी है, तो पहली हमारी ये कंट्री डमी वाली और दूसरी हमारा ओरिजिनल डेटा सेट, ठीक है। सो यहाँ पे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, अपना ओरिजिनल डेटा सेट लिख रहा हूँ। उसको आपको एक लिस्ट के अंदर लिखना होगा क्योंकि ये इस तरह के फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले मुझे डेटा सेट है एंड सेकंड इज कंट्री डमी। तो ये पहले पैरामीटर में एक्सेप्ट करता है आप लिस्ट के अंदर उस वेरिएबल के नाम दो जिनको आपको कंकेट करना हो। तो हमने ये पहला पैरामीटर को सेटिस्फाई कर लिया। अभी हमें इसको स्टेट करना है कि हमें इसको कंकेटेनेशन किस तरह करना है। तो हम किस तरह करना चाहते हैं कि हमारा जो भी ये डेटा सेट है, जैसे कि ये हमारा जो डेटा सेट है इसके यहाँ पे कॉलम वाइज वो अटैच हो जाए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA और दुबई जो भी कॉलम्स हो वो यहाँ पे कॉलम वाइज अटैच हो जाए, ठीक है। तो कॉलम वाइज अटैच होने के लिए हमें यहाँ पे स्टेट करना होगा कि भाई एक्सिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये चीज़ 0 होती है। सो एक बार अभी इसको
ओ सॉरी मैंने यहाँ पे गलत जगह बैठा डाल दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। हमें यहाँ पे इसको स्ट्रेट करना है, एक्सेस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी हम अपना डेटा सेट देखते हैं। सी, ये दोनों हमारे डेटा सेट ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर लिंक हो चुके हैं, कंट्री, सैलरी, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, परचेस फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट, अभी देखो हमने ये पूरे कॉलम को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या अभी हमें इस कॉलम की जरूरत है? हमें नहीं है। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो किस तरह करेंगे? सो उसके लिए पेंडास के अंदर एक मेथड है डेटा सेट डॉट ड्रॉप, जो भी आपके डेटा फ्रेम का नाम हो, और डॉट ड्रॉप की मदद से आप वो चीज़ कर सकते हो। तो पहले मेरा डेटा फ्रेम का नाम लिखता हूँ मैं, डेटा सेट डॉट ड्रॉप। ठीक है, और आपको इस डेटा सेट के अंदर जो भी कॉलम ड्रॉप करवाना हो, ठीक है, तो अभी मुझे कॉलम ड्रॉप करवाना है, तो मैं इसका नाम है कंट्री। ओके, अभी हमको पता है ये कंट्री कॉलम है, पर इसको बताने के लिए जैसे कि मानो कि मुझे ये रो भी अगर ड्रॉप करनी होती है तो मुझे सेम मेथड है। ठीक है, पर इसको बताना पड़ेगा कि ये कंट्री जो कॉलम का नाम है वो मुझे ड्रॉप करना है। इसके लिए मुझे यहाँ पे एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, और मैं इस चेंज को अपने ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर सेव करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये असाइन नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू कोई अप्लाई नहीं किया, तो इसलिए मुझे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू डालना होगा। ऑलराइट, अभी एक बार वापिस अपना डेटा सेट देखते हैं। सी, यहाँ पे देखो कंट्रीज का जो कॉलम था वो यहाँ पे हट चुका है। ओके, अभी ये थोड़ा ऑड लग रहा है, क्यों नहीं? क्योंकि पहले कंट्रीज का कॉलम आता था और बाद में ये सारे कॉलम आते हैं। तो अभी हम इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देते हैं कि पहले ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये वाले कॉलम्स आ जाए और ये सैलरी वाले कॉलम्स बाद में आ जाए। तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कोई एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर ये डेटा सेट डाल दूंगा, पर उसके कॉलम्स के ऑर्डर बदल दूंगा। कैसे? तो मानो कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डेटा सेट _1 नाम का एक वेरिएबल, और उसके अंदर मुझे डेटा सेट के कौन से कॉलम डालना वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ, बट मैं किन ऑर्डर में अगर मुझे इनको सेव करना है वो भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे पहला चाहिए भाई ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मुझे सेकंड चाहिए भाई कनाडा, मुझे थर्ड चाहिए दुबई, फोर्थ चाहिए यूएसए, सिमिलरली मुझे फिर चाहिए सैलरी, और बाद में चाहिए ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, and last one is purchased. Okay, I hope कि वो spelling mistake ना होगी हो। Alright, okay, so see यहाँ पे देखो डेटा सेट डॉट हेड, यहाँ पे हमें पूरा ये मिल चुका। सिमिलरली अगर आपको नया वेरिएबल ना बनाना हो तो आप पर्टिकुलरली सिर्फ डेटा सेट के अंदर भी ये चीज़ सेम कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे कर देते हैं, हमारा ये डेटा सेट के अंदर चेंज हो चुकी। तो ये एक मेथड थी पेंडास के अंदर थी। पेंडास के अंदर इस बार बहुत ही सिंपल मेथड है, पर अभी जब हम वन हॉट एनकोडिंग को अगर साइकिट-लेर्न के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट डोंट वरी, मैं सारी चीज़ें आपके लिए ब्रेक कर दूंगा। और एक चीज़ कि यहाँ पे देखो हमने लेबल एनकोडिंग अप्लाई नहीं किया, क्योंकि लेबल एनकोडिंग का फीचर पेंडास के अंदर नहीं है, और मोस्ट डेवलपर प्रीफर करते हैं लेबल एनकोडिंग को साइकिट-लेर्न के अंदर करना, क्योंकि उसके अंदर वो ईजी भी है। ठीक है, तो हम लेबल एनकोडिंग को साइकिट-लेर्न के अंदर ही सीखेंगे। तो अभी दोनों चीज़ें हम साइकिट-लेर्न के अंदर सीख लेते हैं। सो पहले अभी हम साइकिट-लेर्न के अंदर लेबल एनकोडिंग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वन हॉट एनकोडिंग तो अपना देख लिए। सो देखो, हमें एक चीज़ पता होगी, आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, तो साइकिट-लेर्न में अगर कोई भी चीज़ हमें करनी हो तो पर्टिकुलरली हमें वो एपीआई इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई इसके लिए कौन सी एपीआई इंपोर्ट करनी है? तो मुझे पता है, बट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप कैसी इस तरह की सिचुएशन में फंस चुके और आपको नहीं पता, क्योंकि आप सभी चीज़ रिमेंबर नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं, आपके गूगल में जाके आपको लिखना है कि sklearn, मुझे क्या चाहिए? तो मुझे लेबल एनकोडिंग चाहिए। यहाँ पे देखो ऑलरेडी लेबल एनकोडर आ चुका है, तो मैं यहाँ पे सिंपल देखता हूँ, और यहाँ पे मुझे पहले लिंक पे पता चल जाएगा कि भाई ऐसी कौन सी एपीआई है जो लेबल एनकोडिंग प्रोवाइड करती है। ओके, सो यहाँ पे मुझे ये तो दिख चुका है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अभी देखो, अभी मुझे इसको इंपोर्ट किस तरह करना है, राइट? पहला क्वेश्चन ये है। तो आपको क्या करना है, तो किस तरह आपको लिखना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। जो भी आपको ये जब ब्लू लाइन के अंदर होते हैं उनको आपको इस तरह लिखना है, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट, और ये जो ब्लैक कलर में होता है वो। तो एक बार हम करते हैं इसको सेम, सॉरी, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट लेबल एनकोडर। ओके, सो सेम चीज हमने यहां पे सीखी। ओके, डन।
तो पहला काम तो हमें हो चुका है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब जैसे ही आप सेकंड लाइन के अंदर कोई भी ऐसी फंक्शन या एपीआई इंपोर्ट करते हो, आपको सेकंड काम करना होता है, आपको इसका इंस्टेंस बनाना होता है। ठीक है, तो इंस्टेंस बनाने के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लेबल एनकोडर है तो सिंपल एली जो यहाँ पर स्टेट है, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये बाई कन्वेंशनल है, और ये जो आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो ऐसे वेरिएबल होते हैं ना, सभी डेवलपर प्रीफर करते हैं कि उसी को हम वेरिएबल बना दें, ठीक है, ताकि सबके लिए समझने में ही आसानी हो। तो यहाँ पे मैं एली नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मुझे लेबल एनकोडर का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, जो आपने नाम लिखा वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है और पैरेंथेसिस लिखाना है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती होगी तो आपको पता है, बट अगर नहीं आते तो इतना सिंपल है, ठीक है। ये चीज़ तो इसी तरह इंस्टेंस बन जाएगी, ठीक है। कुछ इंस्टेंस में आपको पैरामीटर देने होंगे, बट लेबल एनकोडर के अंदर आपको नहीं देने। भाई क्यों नहीं देने, ऐसा तो कैसे पता चला भाई नहीं देने? तो देखो भाई, ये जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है वही हमें स्टेट करता है, यहाँ पे आपको कुछ भी कोई पैरामीटर्स नहीं देने का ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आता तो यहाँ पे आके देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने क्या किया, फ्रॉम एसक्यूएल इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, और बाद में इसने इसके इंस्टेंस बनाने के पहले यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग डाल दी, बट हमने ये चीज़ यहाँ पर ही लिख दी थी, तो हमें क्या अकेला ये लिखना था, ठीक है। बट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं डाले हुए हैं, यहाँ पे भी नहीं डाले, इट मीन्स कि कोई पैरामीटर कंपलसरी नहीं है। सो यहाँ इस तरह आपको पता चलता है कि यहाँ पे कोई पैरामीटर डालना है क्या नहीं। ओके, तो हमारा काम यहाँ तक खत्म हो चुका। हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट भी बना दिया। तो अभी हम जो हमारे डेटा सेट के अंदर हमारा जो ये परचेस वाला कॉलम है, उसके अंदर हमें जो चीज़ करनी है ना, हमें क्या करना है, इस परचेस वाले कॉलम को नो यानी 0 कर देना और यस यानी 1 कर देना है, ठीक है। इनको हमें लेबल एनकोडिंग अप्लाई करनी है, तो हमें सिर्फ ये अपने डेटा सेट का परचेस्ड कॉलम डालना होगा इसके अंदर, ओके। और एक चीज़ कि देखो भाई, हमने यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने पेंटास की मदद से हमारे ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई कर दी है, ठीक है, और मैंने गलती से आपको इसी डेटा सेट में सेव करवा दिया। तो मैं सिंपली मैं अपने इस डेटा सेट को एक बार वापस इंपोर्ट कर देता हूँ डेटा सेट के अंदर। सो अभी मेरे डेटा सेट के अंदर कोई भी एनकोडिंग अप्लाई नहीं हुई है, ठीक है, ये सिंपली एक रॉ डेटा सेट है। तो चलिए चलते फटाफट, ओके। सो यहाँ पे आ चुके हम। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने इस डेटा सेट के अंदर ये परचेस वाले कॉलम के अंदर लेबल एनकोडिंग अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करूँगा, डेटा सेट के पहले परचेस्ड कॉलम के अंदर मुझे ये चीज़ सेव करवानी है। सॉरी, इट मीन्स शायद यहाँ पर परचेस कैपिटल होगा, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ओके, परचेस पी कैपिटल है, और इसके अंदर मुझे मेरा लेबल एनकोडिंग जो भी अरे थे उसको सीधा यहाँ पे ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर सेव करवा देना है। सो उसके लिए मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो, और आपको अगर ठीक है, तो मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है और मुझे ये चीज़ इंप्लीमेंट करवानी है। तो इसके लिए मेरे एक मेथड है फिट ट्रांसफॉर्म, और इस मेथड के अंदर आपको देखना है कि आपको कौन से डेटा सेट के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करवानी है। तो सिमिलरली मुझे अपने इसी डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करवानी है ये चीज़। तो सिंपली मैं यहीं से नाम उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, लेट्स रन इट। ओके, अब एक बार वापस यहाँ पे अपना डेटा सेट देख लेते हैं। जी, जो मेरा परचेस कॉलम था, जो पहला मेरा था नो, जिसके अंदर आ गया 0, और सिमिलरली यस के अंदर आ गया 1। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अगर मानो पहला यस होता तो 1 0 भी आ सकता है, बट वो आपका कंप्यूटर समझता है। अगर आपके कॉलम के अंदर 2 ही यूनिक वेरिएबल है तो आपको लेबल एनकोडिंग अप्लाई करने के वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो ये लेबल एनकोडिंग का काम इतना सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल था। तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुका। अभी जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है वन हॉट एनकोडिंग को करना है। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको 2 चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले वन हॉट एनकोडिंग हम करते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्म की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉलम ट्रांसफॉर्म को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट डू इट। तो फ्रॉम sklearn, आप चाहो तो मैंने जो आपको मेथड सिखाई आप वहां पे जाके भी ये चीज कर सकते हो, इंपोर्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मर। तो जिसकी मदद से हम ये चीज हमारे कॉलम्स के अंदर अप्लाई करवाने वाले उसको, वो है कॉलम ट्रांसफॉर्मर। तो वो तो इंपोर्ट हो गया, ठीक है। बट अभी जो हम ठीक है, तो अभी हम हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो इसको देनी होगी। तो वो स्ट्रेटेजी कौन सी है, वो है वन हॉट एनकोडिंग। तो अभी वन हॉट एनकोडिंग को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो वो हमें मिलेगा फ्रॉम sklearn प्री प्रोसेसिंग import one hot encoding, sorry, okay, one hot encoder, I'm really sorry for it, okay, ठीक है। आप चाहो तो मैंने जो आपको यहाँ पे पहले बोला था लेबल एनकोडिंग के अंदर, आप इसी तरह यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी देख सकते हो, ठीक है। एक बार हम देख ही लेते हैं। sklearn column transformer, so see
ये लाइब्रेरी जो हम इंप्लीमेंट करवाने वाले और यहाँ पे देखो पैरामीटर्स दिए गए हुए। इट मीन्स कि जब भी आप इसका इंस्टेंस बनाओगे आपको पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू देनी होगी और क्या वो कंपलसरी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यस दे आर कंपलसरी। तो अभी हम देखते हैं अपने पैरामीटर्स को, डोंट वरी अबाउट इट। सो सबसे पहले मेरे को एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, इंस्टेंस के लिए इंस्टेंस बनाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ कॉलम ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि वो CT इसलिए मैंने दिया हुआ है ताकि मैं पहचान सकूँ। नाउ कैसे बनाते हैं, तो वो सिंपल था, मैंने आपको बताया था कि देखो ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, नाउ पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज डालनी है और यहाँ पे देखो दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, पहला है ट्रांसफॉर्मर एंड सेकंड इज रिमाइंडर। ठीक है, अब इनके अंदर क्या डालना है वो सब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। तो पहले हम अपने ट्रांसफॉर्मर कॉलम का नाम लिख देते हैं, ओके, एंड सेकंड पैरामीटर इज रिमाइंडर। ओके, अब जाके हम इनके अंदर वैल्यूज फिल करते हैं। अभी ये ट्रांसफॉर्मर है वो एक लिस्ट एक्सेप्ट करता है और इस लिस्ट के अंदर हमें 3 वैल्यूज डालनी होगी। पहले आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो उसका नाम, सेकंड आप कौन सी स्ट्रेटेजी से ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो, एंड थर्ड आप कौन से कॉलम के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो। तो सिंपली पहला काम है मेरे को इसको नाम देना, तो मैं यहाँ पे एनकोडिंग कर रहा हूँ तो मैं इसको एनकोडर नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अभी सेकंड है कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करवाना चाहता हूँ, तो स्ट्रेटेजी है वो वन हॉट एनकोडिंग। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वन हॉट एनकोडर को इस यूज कर लिया है और सिमिलरली मेरे को यहाँ पे पैरेंथेसिस देने होंगे जो हम यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मर को दे रहे हैं। सो ये मेथड मैं यहाँ पे इस्तेमाल करवाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो ये इंपोर्ट किया था उसको हमने यहाँ पे यूज किया। ओके, नाउ सिमिलरली अभी मुझे इसमें कौन से कॉलम के अंदर अप्लाई करवानी है, तो यहाँ पे मुझे नंबर देना है कॉलम का। जैसे कि देखो कंट्री वो मेरा 0 नंबर के कॉलम में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एंड मुझे ये सारी चीजें टुपल के अंदर देनी है। ये इसकी ये एक्सपेक्टेड फॉर्मेट है इसका, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो लिस्ट ऑफ टुपल, यहाँ पे देखो टुपल के अंदर यहाँ पे बोला गया नेम ट्रांसफॉर्मर एंड कॉलम्स। ठीक है, और ये सेम मेथड आपको यहाँ पे भी देखने मिल जाएगी। नीचे के देखो लिस्ट और उसके बाद इन्होंने टुपल के अंदर ये 3 चीज अप्लाई की है। सो सेम चीज हम यहाँ पे जो करने वाले हैं, तो यहाँ पे हो गया। अभी नेक्स्ट इज रिमाइंडर। नाउ कि अभी ये रिमाइंडर क्या करता है। ठीक है, तो रिमाइंडर के अंदर 2 वैल्यूज आती है, ड्रॉप और पास थ्रू। ड्रॉप मींस आपके जो एनकोडिंग का जो वेरिएबल है कंट्री, उसके अलावा सारे वेरिएबल्स को ये ड्रॉप कर देगा। और ड्रॉप यानी वो उनको रिमूव कर देगा जो हमें डेटा सेट देगा। बट नहीं भाई, हमें इनके ऊपर कोई एनकोडिंग नहीं करनी है, बट इनको रखने तो है। ठीक है, ताकि हम हमारा डेटा सेट देख सके अच्छे से। हमने किस पे एनकोडिंग करनी है वो यहाँ पे देखो 0 बता दिया। अभी हमें यहाँ पे स्टेट करना है कि इसके अलावा बाकी सबको आपको रखना है या फिर निकाल देना है। तो भाई मुझे रखना है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, पास थ्रू। बाय डिफॉल्ट ये ड्रॉप मेथड होती है, इसलिए हम रिमाइंडर को चेंज कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगी और हमने रिमाइंडर नहीं डाला तो ये सारे रिमूव हो जाएंगे। दैट्स वाई हमें रिमाइंडर यहाँ पे लिखना है। सो इज इट क्लियर। देखो हमने पास थ्रू लिख दिया, तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका। अभी हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। सिमिलरली जो हम साइकिट लाइन के अंदर ऑलवेज करते हैं, देखो हमने पहले यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, अभी हमारा काम क्या है कि इस डेटा सेट को हमें इस ऑब्जेक्ट को हमें हमारे डेटा सेट के ऊपर इंप्लीमेंट करवाना है। ठीक है, ओके, तो चलो अभी वो काम करते हैं। तो हमें ठीक है, तो इसको हम अपने सीधे ओरिजिनल डेटा सेट के ऊपर ही अप्लाई करते हैं और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे रिमाइंडर में पास थ्रू लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ देगा वो मेरे ओरिजिनल डेटा सेट ही बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें रहे। ठीक है, अगर मुझे नहीं चाहता हूँ, अगर मैं बाद में कंकेट करना चाहता हूँ तो देन इट्स ओके। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ct.fit ट्रांसफॉर्म जो हमारी मेथड थी, और उसके अंदर हमें सिर्फ यहाँ पे डेटा सेट का नाम देना है। अब भाई यहाँ पे सिर्फ डेटा सेट का नाम क्यों देना है, कॉलम का नाम क्यों नहीं, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो ऑलराइट, ओके। बट और एक चीज कि भाई ये जो हमें पास करता है ना, वो नंपाई अरे के फॉर्म में पास करता है। ठीक है, मैं आपको एक बार एग्जीक्यूट करके बताता हूँ ताकि आपको समझ आए मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं यहाँ पे नीचे ओके, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी मैं अगर डेटा सेट देखूंगा तो मुझे किस तरह का दिखेगा, सी देखो। ओके, ये तो सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप है, इसलिए एस टाइप। ऑलराइट, सो यहाँ पे तो ऑलरेडी एनकोडेड हो गया, तो यहाँ पे मुझे वापस रन करवाना होगा इसको। ठीक है, अभी ये एनकोडिंग हो चुकी है। अगर इसको वापस अप्लाई करूंगा तो डबल एनकोडिंग हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ 1 मिनट में यहाँ पे इंपोर्ट वाला ला ही देता हूँ, ताकि मैं आपको 2-3 बार जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो मुझे बार बार ना करनी पड़े। ओके, तो मैं वापस अपना ओरिजिनल डेटा सेट इंपोर्ट कर रहा हूँ और अभी मैं यहाँ पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करवाने वाला हूँ। ओके, लेबल एनकोडिंग हो चुकी है। नाउ ये वन हॉट एनकोडिंग भी यहाँ पे परफॉर्म हो चुकी है।
ओके सो देखो हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका, ये एक्चुअली इसने हमें क्या दिया, ये नंपाई अरे है मेरे भाई, ये डेटा फ्रेम नहीं है। सी ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि scikit-learn नंपाई अरे ही लेने में एक्सेप्ट करता है और वो हमें रिटर्न में भी नंपाई अरे देता है। ये चीज़ अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से देखने वाले हैं स्प्लिटिंग ऑफ डेटा सेट्स के अंदर, बट अभी मैंने आपको वो चीज़ नहीं सिखाई, इसलिए मैं भी आपको ये चीज़ डेटा फ्रेम के अंदर ही करवाऊंगा। तो ये तो क्या हुआ भाई, मेरा ये तो नंपाई अरे बन चुका है, बट मुझे भाई डेटा फ्रेम में चाहिए जिस तरह मैंने यहाँ पे देखा है, मुझे इस तरह देखना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं डेटा फ्रेम बना देता हूँ। सो उसके लिए तो सिंटैक्स आपको पता है, pd.dataFrame। इस ये पर्टिकुलरली एक अरे है और अरे को अगर डेटा फ्रेम के अंदर डालोगे तो वो डेटा फ्रेम रिटर्न करके हमारे इस डेटा सेट वाले वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। सो लेट्स परफॉर्म इट, और मुझे ये वापस करनी होगी क्योंकि डबल एनकोडिंग ना हो जाए। ओके ऑल राइट, सो फाइनली हमें ये एक डेटा फ्रेम मिली हुई है। ठीक है, यहाँ पे अभी ये अरे नहीं है, आप जो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कॉलैब का उसमें ही आप समझ जाओगे, बट फिर भी मैं आपको शो करता हूँ। सी नाउ इट इज अ डेटा फ्रेम, बट एक दिक्कत हुई आपको यहाँ पे दिख रही है ना कि भाई हमारे हेडर्स कहाँ गए है ना तो ठीक है, ये आपको अरे रिटर्न करता है और अरे को हमने सिर्फ डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, उस अरे के अंदर हेडर्स नहीं थे इसलिए यहाँ पे कोई हेडर्स नहीं है, बट हम इसको लिंक कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है डेफिनेटली। उसके लिए एक मेथड है df.columns इज इक्वल टू, और आपको यहाँ पे इसको क्या नाम देना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं इसको कॉलम लिंक कर सकता हूँ और उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक, आपका टाइम ना बिगड़े इसलिए इस लिस्ट को दे रहा हूँ। ठीक है, सो सिंपली अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मुझे यहाँ पे अपने कॉलम्स के नाम मिल जाएंगे। सी ओके, यहाँ पे अरे राइट, मैंने यहाँ पे डेटा सेट को शो नहीं किया है। ओके, सो सिमिलरली ये हमारा पूरी तरह डेटा एनकोड हो चुका है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अंदर, यहाँ पे कोई भी कैटेगरिकल वैल्यूज़ नहीं है। तो फाइनली आज का हमारा काम खत्म हुआ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो अगर आप मशीन लर्निंग को लेकर क्यूरियस और इसी तरह आगे वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो या अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। एंड फाइनली इसकी जो मैंने आपको 2 नोटबुक्स दी थी उसको लेकर आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम हो जाएगा। एंड फाइनली thank you for watching this video. Thank you so much.